स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल आर के लर्निंग पर। जहाँ पर दोस्तों आज हम हमारी जो मैथ्स की बुक है एनसीईआरटी की क्लास 10th की, इसका हम चैप्टर फर्स्ट समझेंगे। तो दोस्तों आज हम इस चैप्टर को मैं अच्छी तरह समझाऊंगा और हम रटेंगे नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह समझेंगे। तो दोस्तों अब हमारी जो पहले एक्सरसाइज 1.1 है वो हम समझेंगे, उसके वो समझेंगे सबसे पहले। तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों जब मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब मैं पढ़ाऊँ तो आप कहीं ऐसी जगह पढ़े बैठकर जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, तो वो समझिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जो हमारी वास्तविक संख्या है वो दो प्रकार की होती हैं। पहला है वास्तविक संख्याएं और दूसरी है काल्पनिक संख्याएं। तो दोस्तों पहले हम काल्पनिक संख्या पर बात करते हैं। जो काल्पनिक संख्या होती है वो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है x² + 2 = 0। तो जब हमने इसका पश्चांतर करा तो x² = -2 आ गया, और जब हमने स्क्वायर को अंडर रूट में इधर दिया तो संख्या थी ये -2 की आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये संख्या आई है ये एक काल्पनिक संख्या है, ये वाली। तो इसे हम ऐसी संख्याओं को हम काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमें अब देखते हैं वास्तविक संख्याओं को। जो हमारी वास्तविक संख्या होती हैं उनमें कौन कौन सी संख्या होती हैं तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो पहली संख्या होती है वो है प्राकृतिक संख्याएं, फिर दूसरी है पूर्ण संख्याएं, तीसरी है परिमेय संख्याएं, चौथी है अपरिमेय संख्याएं और पांचवा है पूर्णांक। ठीक है, तो दोस्तों इन्हीं सब संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्याओं का निर्माण होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी संख्याओं यानी प्राकृतिक, पूर्ण, अपरिमेय और पूर्णांक संख्याओं से मिलकर ही वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो यहाँ पे हम आगे समझते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्या है वो कौन सी है पहले वो बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जो एग्जाम्पल के लिए मैंने रखा है यहाँ पे n लिख रखा है। तो n का मतलब प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं प्राकृतिक संख्या है वो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, जो हमारी वो नॉर्मल संख्या होती है। और जो है ना दोस्तों, तो जो 1 से लेकर जो जहाँ तक भी गिनती है वहाँ तक हम प्राकृतिक संख्याएँ बोलेंगे उन्हें। और यहाँ पे हम दूसरे देख लेते हैं, यहाँ पे है पूर्ण संख्याएँ। तो जो पूर्ण संख्या होती है उन्हें हम इंग्लिश में वोल नंबर बोलते हैं, वोल नंबर। तो जो वोल नंबर होते हैं वो 0 प्लस यहाँ पे n है, यानी 0 और नेचुरल नंबर यानी 0 और प्राकृतिक संख्याएं मिलकर पूर्ण संख्याएं बनाती हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने पहले 0 लिख दिया, फिर 1 2 3 4 5, फिर जहाँ तक गिनते हैं वहाँ तक, यानी हमने इसमें क्या करा, पहले बस 0 प्लस कर दिया इसके अंदर, जिससे क्या हुआ, यहाँ पे 0 लिख दिया पहले, तो जिससे क्या हुआ, ये पूर्ण संख्याएँ बन गई, ये वोल नंबर बन गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब आगे देख लेते हैं हम। तो आगे है हमारे पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं, यहाँ पे हम पूर्णांक को जेड से दर्शाते हैं। और जो पूर्णांक होते हैं इसमें -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, यानी इसके अंदर माइनस की संख्या आ गई और प्राकृतिक संख्याएं भी आ गई और ये 0 भी आ गया। मतलब इसके अंदर प्राकृतिक और पूर्ण संख्या दोनों, प्राकृतिक और पूर्ण संख्या दोनों मिलकर, और ये जो माइनस वाली संख्या है ये सभी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्णांक। तो यहाँ पे हमारा अब जो हमारी अगली संख्या है वो है परिमेय संख्या है। तो जो हमारी परिमेय संख्या होती है वो देख लेते हैं कौन सी होती है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पर q बराबर 0 नहीं होता और p व q पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जो ये p/q की फॉर्म है, यानी जो बटे के रूप में संख्या होती है उन्हें हम परिमेय संख्या बोलते हैं। और यहाँ पे q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब अगले देखते हैं हम संख्या कौन सी हमारी। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने उदाहरण दे रखा है, जैसे 1/3 -2/4
1/0। यहाँ पे दोस्तों 1/0 है, तो यहाँ पे यहाँ पे ऊपर वाला है पी होता है और नीचे वाला की होता है, तो यहाँ पे की के बराबर 0 दे दिया, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे जो 3/6 है ये भी परिमेय संख्या है। तो दोस्तों जो ऐसी संख्या होती है 1/3, 2/4, 3/6 ऐसी संख्या होती है, वो उन्हें हम परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन ये याद रखना कि 0 नीचे नीचे नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, लेकिन सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। तो अब अगली संख्या है वो अब देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या है यानी अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या है जिनको हम भाज्य ना कर सके। तो जैसे अभाज्य संख्या, जैसे यहाँ पे √2, √3, √5, √7, √9, तो ऐसी संख्या है जो अंडर रूट की होती है, उन्हें हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जिनका क्या होता है, प्रसारण करें तो जैसे यहाँ पे 1 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे, मतलब ये चलता है जाता है, ये कभी ना ही अशांत होता है और ना ही अनावर्ती होता है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे ही चलता ही जाता है जहाँ तक जाता है, जिसे हम अपरिमेय संख्याएँ बोलते हैं। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे हर 3 लेटर के बाद अलग अलग संख्या आ रही है, तो यहाँ पे ये क्या हो रही है, आवर्ती नहीं हो रही, अनावर्ती हो रही है, मतलब अलग अलग संख्या भी आ रही है और बहुत मतलब इसका कोई मान भी नहीं आ रहा, मतलब ये चलता ही जा रहा है, तो इसलिए अपरिमेय संख्या होती है। और जो परिमेय संख्या होती है वो यहाँ पे 1.3 और यहाँ पे जो ये बार होता है, इसका मतलब होता है कि ये बार बार यही आ रहा है, मतलब 1.3333, तो इसे हम अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आवर्ती हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये था मैंने आपको संख्या के बारे में समझाया है। तो अब हम हमारा मेन टॉपिक पे आते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है दोस्तों, कि यहाँ पे एक तो 2 संख्याएं होती हैं, एक तो होती है ए, एक होती है बी। तो जो ए होती है वो हमेशा बड़ी होती है, जो ए होती है वो बड़ी संख्या होती है, और जो बी होती है वो छोटी संख्या होती है। और जो यहाँ पे इसका जो यूक्लिड विभाजन का जो प्रमेय है विभाजन का, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विभाजन यानी भाग करना, इसका मतलब से आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है A = BQ + R, यानी जो यहाँ पे Q है वो भागफल होता है और जो R है वो शेषफल होता है। जहाँ पर यहाँ पर जो 0 है, 0 से बड़ा R होता है, R से बड़ा B होती है। तो यहाँ पे मैंने उदाहरण दे रखा है, जैसे 5 है, 5 बड़ा है और 2 छोटा है, तो यहाँ पे 5 की जगह A आएगा और 2 की जगह B आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है उसका हम एक उदाहरण भी करके देखते हैं। जैसे आपको दिखा रहा होगा कि अतः द्वारा A = BQ + R, यहाँ पे हमने जो A की जगह है वो 5 ले लिया, B की जगह 2 है जो हमारे पास छोटी संख्या है, और यहाँ पे 2 और +1 कैसे आया ये मैं आपको बताता हूँ। जो यहाँ पे हमने क्या करा, इस 2 और 5 को छोटी जो संख्या है उससे बड़ी संख्या से भाग करा, तो भाग करने पर हमारे पास ये जो है ये भागफल आ रहा है और ये शेषफल आ रहा है 1, और यहाँ पे हमने इसको इस फॉर्मूले में लिख दिया है। यहाँ पे 2 × 2 + 1। तो हमेशा दोस्तों यह याद रखना कि हमारा जो ये बनेगा इसको करने पर हमारा इसके बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने 2 × 2 = 4 और +1 करा तो 5 आ गया और ये 5 आ गया, तो इसका मतलब ये सही है, ये हमने जो भाग करा है ये सही किया है। तो दोस्तों अब हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1, तो वो हम आज अभी करेंगे। तो चलिए हम इसे करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 135 और 225, तो इसे हम पहले सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर है। यहाँ पे दोस्तों मैंने पहले यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। यहाँ मैंने पहले सॉल्व क्यों कर लिया है, ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ सको और मैं आपको इसको जल्दी समझा सकूँ और इसमें आपका टाइम भी बचेगा और आप अच्छे से समझ में भी आएगा।
तो इसलिए मैं इसे पहले ही सॉल्व कर लिया। तो चलिए अब मैं जल्दी जल्दी इसे आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जो ए है वो 2225 है, यानी जो बड़ी संख्या है वो ए की जगह आएगी, और जो बड़ी संख्या है वो यहाँ पे 135 जो छोटी संख्या है बी की जगह आएगी। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करने पर यहाँ पे जो ए है ये हमारा जो फॉर्मूला है इसे आप याद रखिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कुछ चरण कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने चरण 1 में कर रखा है, यहाँ पे ए की जगह ए कर लिया, यहाँ पे बी 135 आ गया, यहाँ पे क्यू प्लस आर मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, और फिर यहाँ पे मैंने इसको भाग करा। यहाँ पे 135 को भाग करा एक बार, 135 आ गया, 90 हमारा शेषफल आ गया और भागफल 1 है। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि इसको कर दिया, यहाँ पे मतलब इसको इस प्रकार लिख लिया कि हमें यहाँ पे भागफल और शेषफल मिल गया, यहाँ पे शेषफल और भागफल मिल गया। तो इसलिए हम इसे इस फॉर्मूले में लिख लेंगे, जैसे 225 और 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हमें इसको जब तक करते जाना है जब तक कि यहाँ पे 0 ना आ जाए, मतलब जो हमारा शेषफल है वो 0 ना जाए तब तक हमें इसे करता रहना है। तो यहाँ पे जो चरण 3 है उसमें क्या है कि जो 135 है यहाँ पे हमें क्या करना है, जो 135 है इससे बड़ी संख्या है, और जो 90 बचा वो छोटी संख्या है, तो वो इसको यहाँ पे लिख लिया। और यहाँ पे फिर वैसे ही हमने करा, यहाँ पे 135 आ गए, 90 गुणा 1 प्लस 45, यहाँ पे हमने 90 को 135 से भाग करा, तो जो हमारा 45 था वो शेषफल आ गया और 1 से जो भागफल आ गया। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो हमारा चरण 4 है उसमें आपको इस प्रकार पहले तो लिख लेना है फॉर्मूले में, फिर उसको 90 यहाँ पे लिख लेना है और जो 45 है वो यहाँ लिखना है, क्योंकि जो हमारी बड़ी संख्या है वो है 90 ए और जो छोटी संख्या है वो है 45। तो जब तक शेषफल 0 नहीं आए तब तक हमें करते जाना है। तो यहाँ पे हमने ले लिया, फिर हमने 90 45 छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करा, तो भाग करा यहाँ पे क्या आया 45 90 रो, तो 45 को 2 से करा, यहाँ पे 90 आ गया और क्या है यहाँ पे शेषफल 0। तो हमने इस प्रकार यहाँ पे लिख लिया, तो यहाँ पे यह आ गया शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पे अतः शेषफल 0 है वह भाजक 45 पे HCF 45 आंसर आ जाएगा इसका, मतलब जो भाजक होगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 45, यहाँ पे हमारा 45, यहाँ पे हमारा 45 आंसर आ गया। देखो दोस्तों यहाँ पे फिर हम हमारा सेकंड क्वेश्चन आप देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों जो सेकंड क्वेश्चन है वो 196 और 3000 यहाँ पे 38,220 है, मतलब 38220। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। जो हमारी तो बड़ी संख्या थी वो जो हमारी बड़ी संख्या थी वो कौन सी थी, यहाँ पे 38220, और जो छोटी संख्या थी वो कितनी थी 196। तो ये हमारी संख्या थी, तो हमने कुछ नहीं करा, बस इसमें यूक्लिड पे मैं यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करा जल्दी। तो यहाँ पे ए बराबर ये ले लिया, फिर बी बराबर यहाँ पे लिख लिया, फिर आप अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करना है, तो यहाँ पे मैंने भाग कर रखा है। यहाँ पे हमारे पहले में जो हमने इसको दोस्तों आपको जब तक भाग करना है तो जब तक इस संख्या से भाग जाता हो, तो जहाँ पे हमें भाग करता गया तो यहाँ पे क्या है 0 आ गया। तो यहाँ पे शुरू में अगर 0 आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आपको लिख देना है शेषफल 0 को भाजक 196 से अर्थात HCF यानी 196 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो 196 आ जाएगा इसका आंसर, और इसको आपको इस फॉर्मूले में ऐसे लिख देना है। तो अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है 867 यानी 8 6 7 और 2 5 5, यानी अब इसे हम देख लेते हैं। जो हमारी बड़ी संख्या है वो है ये, और जो छोटी संख्या है वो है ये। तो छोटी संख्या है वो इसे हम यूक्लिड प्रमेय से करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया, जैसे हमने पहले वाला करा था बिल्कुल वैसे ही करना है हमें। तो यहाँ पे जो मैंने ले लिया, यहाँ पे बड़ी संख्या पे यहाँ पे
और जो जब अब यहाँ पे छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करना है तो यहाँ पे मेरा शेषफल 2 आ गया और जो भागफल है वो 3 आ गया। यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूले में यहाँ पे लिख लिया, ये देखिए। तो यहाँ पे इस संख्या को यहाँ पे लिख देना है और यहाँ इस संख्या को b की जगह लिख देना है। ये छोटी संख्या 102 है और जो बड़ी संख्या है वो है 255। तो यहाँ पे आपको 255 है जो उससे 102 से 255 को भाग करना है। तो यहाँ पे मैंने भाग करा तो जो हमारा शेषफल है वो 51 आ गया और जो हमारा भागफल था वो 2 आ गया। तो फिर मैंने इस फॉर्मूले में इसको लिख लिया। तो इस फॉर्मूले को लिख लिया। फिर मैंने क्या करा, चरण 3 में जो यहाँ पे 102 है वो हमारी बड़ी संख्या है तो यहाँ पे लिख लिया, और जो 51 है वो b की जगह आ गई छोटी संख्या है। तो यहाँ पे फिर मैंने छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करा। तो यहाँ पे 102 से तो 102 2 बार चला गया 51, तो यहाँ पे 0 आ गया शेषफल। तो यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे इस फॉर्मूले में इसको लिख लिया और HCF आ गया हमारा 51 आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने ये करा है, यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह मतलब समझाया। यहाँ पे जो बुक में है इसमें तो बहुत लिखना पड़ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाया है। तो दोस्तों अब हमारा देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा देख लेते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। तो ये हमारा जो सवाल है इसे हम सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा। तो जब भी आप सवाल को सॉल्व करें तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे दोस्तों अब मैं इस सेकंड सवाल को आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। माना यहाँ पे सबसे पहले कि यहाँ पे हम जो हमारा जो क्वेश्चन है उसको मैं एक बार और आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी, यहाँ पे हमने एक विषम पूर्णांक ले लिया। और दोस्तों आपको यहाँ पे सम और विषम ज्ञात नहीं है तो मैं बताता हूँ। जो सम संख्या होती है वो जैसे 2, 4, 8 मतलब ऐसी संख्या है जो मतलब पॉजिटिव हो, जिनके मतलब ऐसे जोड़े बनते हो, ऐसे जैसे 2, 4, 8, 10 है ना दोस्तों। और यहाँ पे जो विषम संख्या होती है वो जैसे यहाँ पे 1, 3 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई। जो एक संख्या होती है वो विषम होती है और जो एक संख्या होती है वो सम संख्या होती है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे माना एक विषम पूर्णांक है, यानी विषम संख्या है एक जो 6 से बड़ा है, यानी जो a होगी वो 6 से तो बड़ा ही होगा कि b बराबर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे b बराबर 6 है, यानी छोटी संख्या यहाँ पे 6 है और जो a है वो यहाँ पे बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ पे जो है शेषफल आएगा वो 6 से कम होगा, जो हमारा शेषफल होगा वो भी 6 से कम होगा, 6 से कम ही तो होगा, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा ये करने 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे जब ये है r की जगह 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन सभी को हम रख के देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसको क्या करना है कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करना है। तो a बराबर b³ + r स्थिति 1 में क्या करना है, यदि a बराबर 0 है तो फ्रेंड्स r बराबर 0 है, यानी जो है r बराबर 0 है तब a बराबर 6q तो आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे a हमें ज्ञात नहीं है, 6 यहाँ पे आया, b बराबर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 एक लिया और जो q है वो यहाँ पर आ गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, आगे देखते हैं हम। जो हमारा शेषफल है यहाँ पे 0 लिया तो हमारा ये आ गया। तब q कोई भी पूर्णांक हो उसे 6 से गुणा करने पर सम संख्या बन जाती है, यानी जो हमारा ये सवाल है ये क्या है, सम है, ये सम है। ये क्या है, यहाँ पे जो 6 से कोई भी अगर विषम कोई भी संख्या को गुणा करें तो वह सम संख्या ही बनती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे उदाहरण बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने 6 को 30 से करा, यहाँ पे कितना आया, तो ये क्या है, सम संख्या है। यहाँ पे कितना आया, ये भी सम संख्या है। तो ऐसे जो अगर हम किसी भी संख्या से 6 से गुणा करने पर सम संख्या बन जाती है, यानी कि कोई भी पूर्णांक हो
यहाँ पे कोई भी संख्या हो लेकिन 6 से गुणा करते हैं ना तो सम संख्या ही बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्थिति 2 में क्या करना है, यदि r बराबर 1 यानी जो शेषफल है वो यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, तब a बराबर 6q + 1 यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, सम संख्या। यहाँ पे हमने पहले आपको बता दिया कि एक सम संख्या और 1 क्या है, 1 एक विषम संख्या। तो सम और विषम संख्या को जब हम प्लस करते हैं तो विषम संख्या बनती है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया, ये विषम है। तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से समीकरण 1 लिख लेंगे। और यहाँ पे स्थिति 3 में क्या है, यदि हम r बराबर 2 है तब, यानी जो शेषफल बराबर 2 लेते हैं, तब यहाँ पर a बराबर 6q + 2 यानी यहाँ पे जो ये सम संख्या ये भी सम संख्या है, सम और सम को प्लस करेंगे तो सम ही तो आएगा। तो यहाँ पे सम संख्या आ गई। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको समीकरण 1 लिखा और आगे मैं आपको भी बताऊंगा समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे स्थिति 4 में क्या करना है, यदि r बराबर 3 है तब a बराबर 6q + 3 यानी सम और विषम, यानी ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है। तो सम विषम को प्लस करा, विषम आ गया और इसको हम समीकरण 2 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम देखते हैं हमारा अगला। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी स्थिति 5 है, यदि हम r बराबर 4 है तब a बराबर 6q + 4 यानी ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है। तो सम और सम क्या हो गई, सम संख्या है। तो यहाँ पे सम संख्या आ गई। स्थिति 6 में यदि r बराबर 5 है तब a बराबर 6q + 5 सम प्लस विषम, विषम हो गया। तो ये हो गया हमारा समीकरण 3। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। तो इतना आपको लिख देना है। तो ये आपका जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया। मैं आपको इसको एक बार क्वेश्चन भी बता देता हूँ। जैसे जो हमारा एक क्वेश्चन था यहाँ पे हमने वो ज्ञात कराया कि नहीं, जैसे कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी दर्शाना है, कोई भी विषम धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पे हमने a लिया था 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 का रूप का होता है जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। तो यह हमने स्पष्ट कराया कि यहाँ पे क्यों कोई भी पूर्णांक है और यहाँ पे कोई भी विषम पूर्णांक है। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं हमारा तीसरा सवाल। तो हमारा जो तीसरा सवाल है वो क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो इसका मैं अब आपको आंसर बताता हूँ थर्ड क्वेश्चन का। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ये है। तो दोस्तों जो हमारे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है उसका मैं अब आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। प्रश्न अनुसार हमने HCF यानी 616 यानी 616 32 का HCF बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम ये वैसे करेंगे जैसे हमने पहले सवाल करे थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यहाँ पे हमने प्रमेय से यहाँ पे जो बड़ी संख्या है वो है यहाँ पे A ये, और जो छोटी संख्या है वो है यहाँ पे B। तो यहाँ पे A और B ले लिया। तो हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया यहाँ पे ये BQ + R। तो यहाँ पे A की जगह ये आ गया, B यहाँ पे आ गया, Q यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दिया, R यहाँ पे लिख दिया। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करा, यहाँ पे भाग करा हमने, यहाँ पे ये आ गया 8 से इस पर जो भागफल है वो 19 आ गया। यहाँ पे इस फॉर्मूले में इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ पे हमने एक, फिर यहाँ पे जो संख्या है हमारी बड़ी संख्या है 32, यहाँ 32 लिख दिया। यहाँ पे छोटी संख्या है जो वो है 8 है, यहाँ पे हमारी छोटी संख्या 8 है। तो यहाँ पे हम इसको ले लेंगे। तो यहाँ पे Q + R ऐसे कैसे लिख दिया। फिर हम क्या करते हैं छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं। तो यहाँ पे 32 आ गया और 4 8 चौक 32। तो यहाँ पे तो हमारा शेषफल है वो 0 आ गया और जो भागफल है वो 4 है। तो यहाँ पे हमारा जब तक इसको हमने
करते हैं जब तक जीरो शेषफल नहीं आ जाए। तो हमारे यहाँ पे जीरो शेषफल आ गया, तो यहाँ पे हमने इस फॉर्म में लिख दिया, और जो हमारा एचसीएफ है वो यहाँ पे हमने 8 आंसर लिख दिया। यानी जो हमारा जो भाजक होता है यहाँ पे 8 हमारा भाजक था, तो इसे हम एचसीएफ लिख देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और फिर लिस्ट लास्ट में लिख देंगे एक छोटी सी लाइन की स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, इसमें वो मार्क कर सकते हैं। बस ये लाइन लिख दिया और आपका आंसर यहाँ पे सही जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब देख लेते हैं हमारे अगले जो हमारा क्वेश्चन है उसको। तो जो हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी इसमें वर्ग करना है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। तो दोस्तों जो हमारा यह सेकंड क्वेश्चन था, बस उसी की तरह इसको करना है। तो ये भी बहुत ही आसान है। तो चलिए मैं इसको आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो है माना पूर्णांक a के लिए यहाँ b बराबर 3 है। ना ही जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन था वैसे करना है, a को यहाँ पे पूर्णांक मान लेना है। पिछली बार भी हमने ऐसे ही करा था, अर्थात a बराबर 0 1 2 3 है। अगर यहाँ पे हम जब यहाँ पे छोटी संख्या 3 ले लेते हैं तो जो हमारा शेषफल है वो 0 1 या 2 इनसे 3 से कम ही तो आएगा, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम जो शेषफल है यानी r की जगह ये तीनों संख्याएं रख के देखेंगे। तो यहाँ पे हमें 3 स्थितियाँ करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको इससे पता चल जाएगा, यहाँ पे 3 स्थितियाँ आपको करनी है। तो चलिए इसे अब जल्दी मैं आपको सॉल्व करता हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अगर यहाँ पे प्रमेय लिख दिए, यहाँ पे स्थिति 1, यहाँ पे r बराबर 0 लिया, तब हमने यहाँ पे a बराबर 3m+0। और यहाँ पे दोस्तों जो हमारा 3 है वो b है, और जो हमारा पूर्णांक था वो m था। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पढ़ा होगा, तो यहाँ पे m पूर्णांक आ गया और यहाँ पे 0 आ गया। तो यहाँ पे हमने जब इसको करा तब यहाँ पे ये हमारा जो है ये आंसर आया। तो यहाँ पे क्या मैं क्वेश्चन में लिखा भी था कि वर्ग करने पर, तो यहाँ पे मैंने इसका वर्ग करा, तो इसका स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर करा, तो a स्क्वायर आ गया। यहाँ पे जो 3 है वो यहाँ पे 9 हो गया, 3 3 का 9, और यहाँ पे m स्क्वायर ऐसे कैसे आ गया, यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 3, यहाँ पे इसको हमने मतलब ऐसे तोड़ लिया, इसमें यहाँ पे 3 यहाँ लिख दिया और 3m स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे जो है ये वाली जो ब्रैकेट के अंदर संख्या है इसको हम कैपिटल M मान लेंगे। क्या मान लेंगे दोस्तों? M। तो यहाँ पे जब हम M मान लेंगे तो यहाँ पे हमें जो a स्क्वायर है वो 3m का रूप हो जाएगा, यानी ये जो हमारा जो था वो हमें ये रूप मिल जाएगा और ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा ये अच्छी तरह सवाल, तो मैं जैसे आप इसे ध्यान से सुनिए, आपको ज़रूर ये समझ में आएगा। स्थिति 2 में यहाँ पे आपको r बराबर 1 ले लिया, तो a बराबर 3m+1 वर्ग करने पर a स्क्वायर यानी वर्ग करा हमने इसको, तो यहाँ पे ये आ गया, इसका स्क्वायर लिख रहा है। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला पता होगा, हमारा a+b का होल स्क्वायर यहाँ पे वही बन रहा है यहाँ पे स्थिति। तो यहाँ पे a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, तो यहाँ पे जो है हमने इसको इस फॉर्मूले में लिख लिया है 3m स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 2m 3+1। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करा, तो यहाँ पे जो सॉल्व करा फिर यहाँ पे जो आंसर है वो यहाँ तक आया। तो जो हमारी ये ब्रैकेट की संख्या है इसे हम क्या मान लेंगे? m मान लेंगे। तो इसे हम m माना तो हमारा जो है ये वाला रूप आ गया, है ना दोस्तों। तो हमारा ये वाला रूप आ गया, तो इसे हम समीकरण 2 लिख देंगे। अब दोस्तों आप बोलोगे यहाँ पे ये रूप क्यों लिख रहे हो? तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, यहाँ पे ये 3m या 3m का रूप होता है या नहीं। तो यहाँ पे ये 3m और 3m+1 का रूप बताना था, तो ये है, तो इसलिए मैं यहाँ पे रूप लिख रहा हूँ, है ना दोस्तों। तो आइए अब अगला देख लेते हैं हमारा वो आगे की इसकी। तो आगे की जो स्थिति है वो यहाँ पे स्थिति 3, r बराबर 2, तो a बराबर 3m+2, यहाँ पे वर्ग करा a+b स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे a+b स्क्वायर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो जो ये है 3m स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 2 3m2, इसको हमने इस फॉर्मूले में लिखा। यहाँ पे हमने m स्क्वायर + 12m + 3 + 1, तो यहाँ पे जो है ये ब्रैकेट वाला
इसको हमने इसको हमने m मान लिया। क्या मान लिया? m मान लिया। तो यहाँ पे जो हमारा 3m+1 का रूप आ जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण 3 हो गया। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमने जो हमारा था उस स्थिति 3 करने की, जो 3 स्थिति हो गई। तो यहाँ पे हम क्या लास्ट में लिख देंगे, समीकरण 1 2 3 से स्पष्ट है कि किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m या 3m+1 का रूप का होता है। मतलब जो दोस्तों ये क्वेश्चन में दे रखा होता है ना, इसको हमने बस स्पष्ट करके बताना है भाई ये सही है ये गलत है। तो दोस्तों जो हमने यहाँ पे स्पष्ट करके बता दिया समीकरण 1 2 3 से। तो दोस्तों ये हमारा तो फोर्थ सवाल था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आइए अब देख लेते हैं अगले सवाल को। तो दोस्तों जो हमारा अगला सवाल है वो यहाँ पे देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन। यहाँ पे हमें दोस्तों जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन था वहाँ पे वर्ग था, यहाँ पे धन करना है। तो 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। तो हमें भी बस इसको ऐसा ही करना है। तो चलिए दोस्तों इसको अब करते हैं। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का है उसका अब मैं आपको समझाऊंगा। बड़ा ही आसान सवाल है। माना धनात्मक पूर्णांक ए है, मतलब जो हमारे पहले सवाल था उसकी तरह हमने लिख लिया। b बराबर यहाँ पे हमने 3 लिया। यहाँ पे हमने b बराबर 3 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे जो है जो 9m और 9m है, जो यहाँ पे 9m और 9m+8 का मतलब इसको सिद्ध करना है। यहाँ पे 9m का जो होता है 9 होता है, जो 3 का तो स्क्वायर होता है, तो इसलिए हमने इसको 3 लिख लिया। तो यहाँ पे हमें जो 3 लिख लिया तो क्या होएगा, शेषफल भी 3 से कम ही आएगा। यहाँ पे हमारी 3 स्थितियाँ बन जाएगी। ये देखिए यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, बस वही यूक्लिड विभाजन परिमेय से a बराबर b3+r, यहाँ पे a 3m+r ऐसे मतलब इस फॉर्मूला ये फॉर्मूला बन गया। और इसको इसमें लिखना है। स्थिति 1 में i बराबर 0 लिया, a बराबर 3m+0, यहाँ पे 0 हट जाएगा, जो a बराबर 3m आ जाएगा। और फिर क्या करना है, आपको घन करना है। फिर इसका घन करना है। घन का मतलब क्या होता है, क्यूब। क्या होता है, क्यूब, यानी 3, है ना। तो यहाँ पे हमने इसको घन कर लिया, क्यूब कर लिया। तो यहाँ पे इसका a क्यूब बराबर 3m क्यूब। तो यहाँ पे 3m का है, यहाँ पे 3 3 3 9 3 3 9 9 3 27। तो यहाँ पे कितना आ गया, 27m क्यूब आ गया। तो यहाँ पे जो है 27m क्यूब को हमने इसको तोड़ा और यहाँ पे हमने इसको इस प्रकार लिख लिया 9 अंदर 3m क्यूब, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे 9 आ गया। तो हम इसे क्या करते थे पहले वाली संख्या पहले में कि जो ये अंदर जो ब्रैकेट वाली संख्या है इसको हम m मान लेते हैं। तो इसको हम m मान लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 9m का ये रूप हो जाएगा, 9m का रूप हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो हमारी जो अगली स्थिति है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारी अगली स्थिति है, स्थिति नंबर 2, यहाँ पे हमने r बराबर 1 ले लिया, a बराबर 3m+1 का घन करने पर यहाँ पे हमने इसका घन करा। यहाँ पे a क्यूब 3m+1 का होल क्यूब। तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला फॉर्मूला बन रहा है a+b का होल क्यूब। तो यहाँ पे जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे होता है a क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a+b क्यूब। तो ये जो हमारा फॉर्मूला था इसको हमने इस फॉर्मूले में पुट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने इसको पुट कर लिया है, यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, जो यहाँ पे हमारा ब्रैकेट में ये आ गया था हमारा आंसर, तो हमने इसको कॉमन ले लिया। यहाँ पे 9 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर 9 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट की संख्या है क्या मानते थे हम, m। तो यहाँ पे m मान लिया। तो ये जो है हमारा 9m+1 का ये रूप हो जाएगा, ये रूप हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो ब्रैकेट की संख्या तो आएगी, यहाँ पे 9 आ गया, इसकी जगह m आ गया और ये 1 ऐसे कैसे आ जाएगा। तो ये 9m+1 का रूप हो गया। तो जो अगली स्थिति है वो देख लेते हैं। यहाँ पे अगली स्थिति क्या है, r बराबर 2 लिया, m+3m+2 इसका घन करा हमने, घन करा। तो यहाँ पे जो a+b का होल क्यूब है वही हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया। तो जो फॉर्मूला लगाया फिर यहाँ पे ये आंसर आ गया। इसमें हमने कॉमन लिया, 9 कॉमन आ गया। तो ये जो ब्रैकेट की संख्या है ये ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा 9 3 27 9 2 18 9 यहाँ पे 9 9 4 36, है ना दोस्तों। और यहाँ पे 8 है, जो यहाँ पे 8 बार आ गया, है ना।
लेकिन 9 की टेबल में 8 थोड़ी आता है, तो इसलिए 8 बार आ गया और जो कॉमन था वो यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया। इसकी जगह हम क्या करते थे, m ले लिया और 9m प्लस 8 का ये रूप हो गया, ये रूप हो गया 9m प्लस 8 का। तो यहाँ पे क्या लिखना अब लास्ट में, अतः समीकरण 1 2 3 से किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होता है। तो दोस्तों ये तो हमारा था आंसर थे, जो हमारे एक पर्सन वाली 1.1 के 5 क्वेश्चन थे। ये मैंने आपको सभी समझाए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, हमें समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका सब्सक्राइब और लाइक करने में कुछ ज़्यादा नहीं है, ना इसमें कोई आपका पैसा लगता है। तो दोस्तों ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों ऐसे ही मैं अब अगले पार्ट आपको पढ़ाता रहूँगा। जैसे हमने अभी प्रश्नावली 1.1 करा, तो 1.2 1.3 तो ऐसी सारी प्रश्नावली आपको कराऊँगा मैं, तो इसलिए मेरे साथ जुड़े हैं, है ना दोस्तों। और दोस्तों मैंने जो ये फॉर्मूले होते हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। तो वो जो वीडियो है वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए, या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, है ना दोस्तों। तो दोस्तों ठीक है, तो चलते हैं।